अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एम्पियर्स लॉ पे, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए एक अहम कानून है। अब ये कानून कहता गया, पहले इसे पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि इसकी डेरिवेशन कैसे होगी मैथमेटिकल, इसका फार्मूला कैसे ड्राइव होगा, और फिर उसके बाद ये देखा जाएगा क्या ये एक जनरल कानून है या हम कहेंगे स्पेशल केसेस में इस्तेमाल किया जा सकता है, उस पर बात की जाएगी। फिर इसके अलावा ये देखा जाएगा क्या कोई दूसरा इसी किस्म का कानून किसी दूसरी हम कहेंगे फील्ड ऑफ फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में मौजूद हैं, उससे कंपेयर और कंट्रास्ट करके इसे देखा जाएगा। तो लेट्स सी, देखते हैं विषय। अब एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, तो वजह से समझिएगा, ये मैथमेटिकल वे के अंदर ही डिफाइन किया जाता है। द सम ऑफ डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, the sum of dot products of magnetic field and corresponding length segments of a closed loop around a current carrying conductor is always equal to mu naught times mu naught, जो कि एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी है वैक्यूम की या स्पेस की, mu naught टाइम्स द करंट इनक्लोज बाय डेट लूप। यानी क्या कहा जा रहा है कि अगर आप एक क्लोज लूप ड्रा करते हैं किसी भी शेप की किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस या अराउंड उसके, तो इस केस में अब अगर आप उसकी जो लूप है उसके छोटे छोटे पार्ट्स करें, लेंथ सेगमेंट्स करें, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, देख सकते हैं छोटे छोटे यहाँ पे लेंथ सेगमेंट्स मौजूद हैं, छोटे छोटे पार्ट्स किए गए। ठीक है, अब अगर हर पार्ट को जो इस जगह पर यानी कि जहाँ पर ये पार्ट सिचुएटेड है वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे उसकी अगर डॉट प्रोडक्ट करवाई जाए और फिर इस तरीके से तमाम डॉट प्रोडक्ट्स का अगर सम किया जाए, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया, साइन समेशन बी आई डॉट डेल्टा एल आई इजिकल टू 1 to n, आपको मालूम ही होगा ये हमेशा बराबर आएगा म्यू नॉट आई इनक्लोज के। तो अब हम इसे देखना चाहेंगे कि इसे प्रूफ कैसे किया जाए कि कानून बिल्कुल दुरुस्त है। तो अब इस तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यह है कि इसे प्रूफ करने के लिए चंद एक हमें कंडीशंस को मेंटेन करना पड़ेगा। टू प्रूव वी हैव टू मेंटेन फॉलोइंग कंडीशंस। आ स्टेट कंडक्टर के कंडक्टर हमारे पास स्टेट हो जिसके थ्रू एक यूनिफॉर्म करंट आई फ्लो कर रहा हो, ये फर्स्ट कंडीशन। दूसरा, हमारे पास जो लूप होगी ना, यानी कि जो एम्पीरियन लूप, वो जिस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड और क्या कहते हैं लेंथ सेगमेंट्स की डॉट प्रोडक्ट मालूम करनी है, वो सर्कुलर होनी चाहिए। ठीक है, और उसका सेंटर कहाँ पे होना चाहिए, कंडक्टर के सेंटर पर होना चाहिए। ठीक है, अब इसके पीछे क्या वजूहत हैं इन कंडीशंस को मेंटेन करने की, मैं ज़रा समझाता हूँ। देखें, लूप वैसे आप पर कोई पाबंदी नहीं है एम्पियर्स लॉ के लिए कि आप लूप की शेप क्या रखेंगे, आपकी मर्जी जो भी शेप ड्रा करें, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी एलिमेंट शेप का मौजूद नहीं है। ऐसा नहीं कि सर्किल है तो रेडियस आ रहा हो, या रेक्टेंगल है तो हम कहेंगे लेंथ इंटू विड्थ समथिंग आ रही हो, ट्राइंगुलर है तो कोई एंगल वगैरह हो, नहीं। बस ये कि कोई भी आपके पास लूप है, उसके लेंथ सेगमेंट्स की उस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे डॉट पर करवाई जाए, सम करें, इसके बराबर आएगा। लेकिन सवाल ही उठता है, हाँ बुत, लेकिन सवाल ही उठता है कि हम फिर यहाँ पे सर्कुलर लूप ही क्यों अज्यूम कर रहे हैं। वो इसलिए ताकि हम इसे आसानी से प्रूफ कर सकें कि ये वाक़तन इसके बराबर है। अब मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ कि अगर हम ऐसा नहीं अज्यूम करेंगे तो मसला क्या होगा। इस सिलसिले में अगर आप इस पर ऊपर गौर करें, मैंने यहाँ पे एक फ़िगर बना रखी है। इसमें आप देख सकते हैं एक करंट फ्लो कर रहा है आई, और उसके गिर्द मैंने एक क्लोज लूप ड्रा की, उसके छोटे छोटे पार्ट्स भी कर दिए। अब मुझे करवानी है हर पार्ट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर मैंने उसी का जो कि थोड़ा सा साइड व्यू है नापुत, उसी का मैंने यहाँ पर टॉप व्यू बनाया। और टॉप व्यू में ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कंडक्टर है और करंट इसमें से बाहर की तरफ आ रहा है, क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर आप इसे ऊपर से देखेंगे, अगर आप इसे ऊपर से देखेंगे तो करंट आपको यहाँ से बाहर की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। और ये लूप की जो शेप आपको जो दिखाई दे रही है ये एक स्लांटेड या टिल्टेड व्यू है, क्योंकि एक 2D पे सरफेस के ऊपर 3D डायग्राम ड्रा करने की कोशिश की गई है। ये इस लूप की असल शेप एंड साइज़ है। अब मैं यहाँ पर अब आपको मजबूरी बताता हूँ कि हमें क्यों सर्कुलर जूम करना चाहिए, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। उसके लिए पहली चीज़ तो ये है कि हमने क्या किया कि इस लूप के पार्ट्स कर दिए। फिलहाल प्रूफ नहीं कर रहे, फिलहाल मैं लिमिटेशंस को एड्रेस कर रहा हूँ कि लिमिटेशंस क्यों हैं। ठीक है, तो अब देख सकते हैं यहाँ पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर दिखाया गया, ये रहा करंट इसमें से बाहर की तरफ आ रहा है, और ये लूप है, लूप के मैंने छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए हैं। इतने छोटे पार्ट्स करने की वजह यह है कि अगर फर्ज करेंगे आपके से कर्व सरफेस है, उसके अगर आप बड़े पार्ट्स कर देंगे तो बड़े पार्ट फ्लैट नहीं रहेंगे, उसमें कर्वेचर का एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा होगा। हाँ, अगर आप उसके छोटे पार्ट्स कर दें तो कर्वेचर का जो एलिमेंट है या कर्वेचर की जो
का जो हम कहेंगे उसमें जो फैक्टर है, कर्व का जो फैक्टर है वो कम हो जाएगा और फ्लैट होना शुरू हो जाएंगे। डेट्स वाइज के छोटे छोटे पार्ट्स किए गए। अब मुझे अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ मुझे क्या करना है, हर पार्ट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है और उसकी डॉट प्रोडक्ट उस पार्ट के से करवानी, यानी इसी लेंथ से। तो फ़र्ज़ करें कि अब मैंने यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो है ये चूज़ कर लिया, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ठीक है, मैं शो कर दिया, मैं इसे मिटाता हूँ, मैंने ये हिस्सा चूज़ कर लिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा सा चलें, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये मैंने लेंथ सेगमेंट चूज़ कर लिया और इसमें लेंथ सेगमेंट को नाम दे देता हूँ डेल्टा L1 का। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, रिसेंटली हमने आज ही क्लास में बात की, वैसे भी मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अराउंड एक सर्कुलर लूप की सूरत में होती है और उस सर्कुलर लूप में हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की कीमत सेम रहती है। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जैसे मैंने 3 लूप्स 1 2 3 ड्रा की हैं, इन तीनों में मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो डिफरेंट होगी। तो अब इस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड की कीमत और डायरेक्शन के लिए मैंने ये वाली सर्कुलर लूप ड्रा की है, जो कि आप ये वाली देख रहे हैं। चले मैं इसे नाम देता हूँ लूप नंबर 1, ठीक है। ऐसा इसलिए ड्रा किया गया क्योंकि इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं यानी कि सेगमेंट का जहाँ पे मुझे डॉट प्रोडक्ट करवानी है, वो इस कंडक्टर से R1 की दूरी पर है। तो R1 की दूरी पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे लूप ड्रा कर दी। अब लेट्स सी यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड हमेशा टेंजेंट होती है, इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं नाम दूंगा B1 का, ठीक है। यहाँ तक बात हुई बात। अब अगर आप यहाँ पे देखें, लेंथ सेगमेंट ये रहा, ठीक है, और ये रहा B1, तो यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा। एंगल यहाँ पे नॉन जीरो है, यानी कि लेट्स से मैं कहूँगा चले यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, ठीक। यहाँ तक तो बात हुई। अब अगर आप इसके सेकंड पार्ट के ऊपर आएँ, जो सेकंड पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहले पार्ट की निस्बत इसके करीब है। तो यहाँ पे फिर मुझे एक और सर्किल लूप ड्रा करनी पड़ेगी ताकि मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का भी अंदाजा कर सकूँ। और जो कानून है B इजिकल टू, अगर आपको याद हो, आज ही हमने ट्राई किया, B इजिकल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2πr, जो कि मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर मालूम कर सकते हैं। तो उससे मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मालूम करनी पड़ेगी। लेट्स सी अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ डायरेक्टेड है, तो अब इस मैग्नेटिक फील्ड और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में फ़र्क होगा, एंगल में फ़र्क होगा। और इसी तरीके से फिर मैंने चंद एक पॉइंट दिखा रखे हैं, जिस तरीके से यहाँ पे देखें, फिर एक लेंथ सेगमेंट है और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है मैंने R2 अज्यूम कर रखा है। यहाँ पे भी मैंने ऑलरेडी एक सर्किल लूप ड्रा कर रखी है इस जगह पर। तो ये सर्किल लूप हमारे पास, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, चलें इसे मैं B2 का नाम देता हूँ, और ये रहा लेंथ सेगमेंट, इससे मैं डेल्टा L2 का नाम देता हूँ। आप देख सकते हैं कि अब ज़रूरी नहीं कि जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वही एंगल यहाँ पे बन रहा है, एंगल डिफरेंट हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट होगी। तो इस केस में इसी तरीके से R3 को देखें, यानी कि जहाँ पे मैंने R3 शो कर रखा है, यहाँ पे एक लेंथ सेगमेंट फर्ज कर लेंगे, मैं ये वाला चूज़ कर रहा हूँ, इस जगह पर ये लेंथ सेगमेंट आ गया। और यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो ये टेंजेंट में कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन B3। तो अब अगर मैं यहाँ पे डेल्टा L3 की डॉट प्रोडक्ट कराऊँ B3 से, तो इस केस में रिजल्ट डिफरेंट आएगा, जो कि यहाँ पे B1 को डेल्टा L1 से डॉट या B2 को डेल्टा L2 से डॉट प्रोडक्ट के थ्रू ऑपरेट करने के बाद आया। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि जब आप फार्मूला को ड्राइव कर रहे होते हैं तो इस केस के अंदर आपकी कोशिश होती है कि आपके पास एक यूनिफॉर्मिटी हो। अगर वहाँ पे आप किसी भी किस्म की कोई प्रोसेस लेके चल रहे हैं, उसमें यूनिफॉर्म कंडीशंस आ रही हों, यूनिफॉर्म हम कहें कि प्रोसेस हो, बेहतर आएगा। यहाँ पर तो एंगल पता नहीं किस जगह पे क्या बनेगा, कोई भी किसी भी किस्म की लूप अज्यूम कर सकता है। तो चुनाचा यहाँ पर फिर अगर हम इस किस्म की रैंडम सी कोई लूप अज्यूम करेंगे, तो मसला ये है कि इन तमाम मैग्नेटिक फील्ड्स को, क्योंकि हमने n पार्ट्स करने हैं, पार्ट छोटे से छोटा होना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, फ़र्ज़ कर लें कि अगर मैं इसी पार्ट को यहाँ पे कंसीडर कर लूँ, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है लूप का, तब अगर आप देखें कि इसके इस हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट होगी, इस हिस्से में डिफरेंट होगी, तो चुनाचा आपको एवरेज आउट करना पड़ेगा, जो कि एक बड़ा मसला रहेगा इन तमाम को एवरेज आउट करना। और फिर उनके बाद एंगल वगैरह डिफरेंट है। तो इसलिए ड्राइव करने के लिए बेहतर ये है, फार्मूला को ड्राइव करने के लिए हम क्या करेंगे कि फ़र्ज़ करें कि हमें एक डिस्टेंस R दिया जाता है, उस R पर हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की जो लूप बन रही है, ठीक उसके ऊपर ही एम्पीरियन लूप अज्यूम कर लेंगे। तो फ़ायदा ये होगा कि हर पॉइंट पर आपके पास जो एम्पीरियन लूप है और जो मैग्नेटिक फील्ड उसकी डायरेक्शन आपके पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। और फिर इस केस के अंदर हमारे डॉट प्रोडक्ट को मालूम करना भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी लिमिटेशन। तो इसलिए हम यहाँ पे फिल वक्त जो एम्पीरियन लूप अज्यूम करेंगे वो सर्कुलर होनी चाहिए। अब आते नीचे, तो अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स अज्यूम कि हमारे पास ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है और ये इसके अराउंड ये मैग्नेटिक फील्ड की लूप ड्रा की गई है, जो कि R डिस्टेंस पर है। हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बराबर है क्योंकि डिस्टेंस सेम है। अब हमने क्या करना है कि इसके अराउंड एक एम्पीरियन लूप ड्रा करते हैं। अब ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं, ऑलरेडी मैंने एक एम्पीरियन लूप बना रखी है, ठीक इसके ऊपर बेटा मैं प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक पार्ट इसका रह गया, ये ठीक एम्पीरियन लूप उसी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ही आ गया। इसे थोड़ा सा रिमूव कराएं।
ठीक उसके ऊपर आ चुकी है, लगभग उसके ऊपर, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकती है। अब अगर आप इसका टॉप व्यू देखें, ये था इसका साइड व्यू, या हम साइड व्यू भी कह सकते हैं। साइड व्यू के बजाय बेहतर रहेगा कि हम इसे कहें कि स्लांटेड व्यू या 3D व्यू। अब अगर आप इसका 2D व्यू देखते हैं, ऊपर से देख रहे हैं, तो करंट बाहर की तरफ आ रहा है कंडक्टर से, ये वो कंडक्टर है, ठीक है, जिससे करंट बाहर की तरफ आ रहा है। और यहाँ पे ठीक उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की लूप मौजूद थी, और उसके ऊपर मैंने ये एम्पीरियल लूप जो है ड्रा कर दी। अब मैंने क्या किया कि इस एम्पीरियल लूप के छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए आपके सामने। ये पार्ट जो है इसे मैं नाम देता हूँ डेल्टा L1 का, ये जो पार्ट होगा इसे मैं नाम दूंगा डेल्टा L2 का, यहाँ पे जो पार्ट आप देख रहे हैं इसे मैं नाम दूंगा डेल्टा L3 का, एंड सो ऑन, फिर डेल्टा L4 का, एंड सो ऑन। क्या किया जाएगा कि, और इसी तरीके से ये जो पार्ट है ये डेल्टा Ln होगा। हर पार्ट को उसकी क्रॉसपांडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे डॉट प्रोडक्ट करवाई जाएगी। और आप देख सकते हैं, चाहे इसे कितना भी स्ट्रेट आउट करने की कोशिश करें, ये इसमें कर्वेचर लाजमी आएगा, तो पार्ट जिस कदर छोटा उतना बेहतर है, ठीक है। तो अब हम इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ हमें प्रूव ये करना है कि द समेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल द लेंथ सेगमेंट्स एंड द क्रॉसपांडिंग मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज बाय द कर्व। तो अब मैंने यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे एज्यूम कर लिया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सेलेक्ट किया। तो अब मैं इसे एक्सपेंड कर देता हूँ। आई इज इक्वल टू 1 to n है, तो मैंने इसे एक्सपेंड किया, तो आएगा B1 डॉट डेल्टा L1 प्लस B2 डॉट डेल्टा L2 अप टू Bn डॉट डेल्टा Ln। तो जब डॉट को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वेक्टर की नोटेशन खत्म हो जाएगी, अब स्केलर इनकी कीमतें आएंगी। B1 डेल्टा L1 cos थीटा 1, cos थीटा 1 वो एंगल है जो कि B1 और डेल्टा L1 के बीच में, B2 डेल्टा L2 cos थीटा 2 अप टू Bn डेल्टा Ln cos थीटा n तक हम चले गए। अब हमें मालूम है कि एज एम्पीरियल लूप इज कोइंसिडेंट विद द सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लूप, यानी कि जो आपकी जो एम्पीरियल लूप है वो सर्कुलर है और वो कोइंसिडेंट है मैग्नेटिक फील्ड की लूप के साथ, ठीक उसके ऊपर आ रही है, जो कि डिस्टेंस r पर है फ्रॉम अ कंडक्टर, दोनों डिस्टेंस r के ऊपर ही हैं। तो चुनाचा इस केस में एवरी लेंथ सेगमेंट ऑफ एम्पीरियल लूप एंड द वेक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रॉसपांडिंग टू दैट पर्टिकुलर सेगमेंट, यानी कि अगर आप कोई भी सेगमेंट अज्यूम करें एम्पीरियल लूप का, तो इस केस में उस एम्पीरियल लूप पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वेक्टर मिलेगा वो और वो जो पर्टिकुलर सेगमेंट है वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होंगे। इसे आप यहाँ पे मुलाहिजा कर सकते हैं, इस जगह पे देख लें बेशक। यहाँ पे अगर आप देखें ये आपका लेंथ सेगमेंट और ये मैग्नेटिक फील्ड जो कि टेंजेंट है इसके, ये होता है कि B1 और डेल्टा L1 के बीच में क्या एंगल आपको दिख रहा है। आई होप सो आपके जहन में ये ख्याल आ रहा होगा 0 डिग्री है। B2 और डेल्टा L2 के बीच में 0 डिग्री है, B3 और डेल्टा L3 के बीच में 0 डिग्री, और इससे मैंने यहाँ पे भी शो करने की कोशिश की है, देख सकते हैं। ये डेल्टा L1 और ये B1 देख सकते हैं लगभग एंगल 0 का है, लेकिन कुछ यहाँ पे चेंज ज़रूर आएगी, इसे अप्रॉक्सीमेट किया जाएगा। हम पार्ट्स को बहुत ही छोटा अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। और सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखें B2 और L2 के बीच में, डेल्टा L2 के बीच में भी एंगल 0 डिग्री का, यहाँ पे भी आपका एंगल कितने डिग्री का, 0 डिग्री का, ठीक है। तो डेरिवेशन के लिए हम हमेशा कुछ चीज़ों को निगलेक्ट करते हैं ताकि वो सिंपल वे के अंदर ड्राइव हो जाए। फिर भी ऐसे फैक्टर्स जो कि असरअंदाज कर सकते हैं, जिन्हें हमने निगलेक्ट किया, उन्हें बाद में ऐड ऑन किया जा सकता है, ठीक है। और इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल ये है कि हम हमेशा किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर देते हैं ताकि उसको आसानी से समझा जा सके, जो वो फैक्टर्स जो कि इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर बात की जा सके। हाँ, फिर एयर फ्रिक्शन को इंक्लूड करना, उसे बाद में इंक्लूड किया जा सकता है इक्वेशंस में बाय प्रॉपर मैथमेटिकल हम कहें कि डेरिवेशन के थ्रू। तो अब कास 0 डिग्री आपको मालूम है 1 है, तो चुनाचा इन तमाम जगहों पर जहाँ पे भी कास थीटा लिखा है वहाँ पे कास 0 डिग्री 1 के बराबर आएगा। तो चुनाचा इस केस में यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे अब यहाँ तक 1 आएगा। तो इस केस में अब आपके जो राइट हैंड साइड जो रहेगी वो रहेगी B1 डेल्टा L1 प्लस B2 डेल्टा L2 अप टू Bn डेल्टा Ln। अब बेटे ध्यान में रखिएगा B1 अब यहाँ पे वेक्टर नहीं है, स्केलर है, बिकॉज हम सिर्फ कीमत के साथ डील करें। जब आप डॉट को ऑपरेट कर लिया आपने तो फिर वो कीमत है सिर्फ, ठीक है। अब हमें मालूम है कि चूंकि इस एम्पीरियल लूप का हर पॉइंट सेंटर से एक जितने ही डिस्टेंस के ऊपर है, सेंटर से यानी कि जहाँ पे कंडक्टर है उससे एक जितने डिस्टेंस पर है, तो चुनाचा हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जो कीमत है वो यकसा होगी, बराबर होगी। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड की कीमत बराबर है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि B1 जो है वही बराबर आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, B2 बराबर आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πr अप टू Bn बराबर आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। तो अब अगर इन सबको यहाँ पे प्लेस किया जाए B1 B2 B3 की जगह पर, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ यूँ आती है, राइट हैंड साइड कुछ यूँ आती है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr मल्टीप्लाई टू डेल्टा L1, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr मल्टीप्लाई टू डेल्टा L2 अप टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr मल्टीप्लाई टू डेल्टा Ln। अब इसमें सब में जो कॉमन आ रहा है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr है, तो अब आपके पास होगा डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा Ln।
अब आप इन तमाम सेगमेंट्स को जमा कर रहे हैं, ज़रा तवज्जो कीजिएगा कि अगर मैं इन तमाम सेगमेंट्स को यहाँ पे जमा कर दूँ, यानी कि जो लेंथ के सेगमेंट्स हैं, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 अप टू डेल्टा Ln, अब अगर मैं इन सबको ऐड करूँ तो मुझे और कुछ नहीं बल्कि सर्कमफ्रेंस मिलेगा इस एम्पीरियल लूप का, जो कि बराबर है किसके, 2πr के। तो चलो अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि ये डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 सारे के सारे किसके बराबर, सर्कमफ्रेंस ऑफ एम्पीरियल लूप 2πr। तो यहाँ पे मैंने 2πr रखा तो 2πr कैंसिल हो जाएगा 2πr में। तो अब आपके पास क्या है, म्यू नॉट आई, जो कि बराबर है सॉरी लेफ्ट हैंड साइड हम ऑपरेट कर रहे थे, राइट हैंड साइड के बराबर आया। तो चुनाचा अब आपके पास जो रिजल्ट आया वो कुछ यूँ आ गया कि बी आई डॉट डेल्टा एल आई हमेशा बराबर होगा म्यू नॉट आई इनक्लोज के। और सॉरी तो हमें इसका फ़ायदा क्या मिलेगा, यानी कहाँ पे इसका इस्तेमाल होना है, किस जगह पे यूज़ करना है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड एक्सक्लूसिवली तो आपके पास नहीं आ रही, एज अ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ समथिंग मल्टीप्लाई टू लेंथ सेगमेंट्स ऑफ अ लूप, रैंडमली लूप, कोई रैंडम लूप है जो कि आपने कंसिडर कर रखी है उसके साथ आ रहा है। तो सवाल उठता है फिर इसका इस्तेमाल कहाँ पर होगा। तो अब आते हैं ज़रा इसके इस्तेमाल की तरह। आई होप सो डेरिवेशन आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर सवाल हो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मेरे डेरिवेशन किताब में नहीं, किताब में सिर्फ एम्पियर्स लॉ है और उसकी एप्लीकेशन है। लेकिन मसला ये है कि जब तक आप एम्पियर्स लॉ की डेरिवेशन नहीं समझेंगे, इसकी लिमिटेशन जो कि मैंने बताई हैं अभी, कंडीशंस नहीं समझेंगे, तब तक हम इसकी एप्लीकेशन को नहीं समझ सकते कि हम वहीं पर क्यों अप्लाई कर रहे हैं इसे। ठीक है, तो सुनो अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड यानी कि लूप की सूरत में होती है, जो कि पहले बताना चाहिए था, तस्वीर ऊपर बनी है। खैर अब नीचे आते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि अभी हमारे पास एक एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे लिखी है। फ़र्ज़ करें कि अभी हमारे पास एक कंडक्टर है जो कि एक एम्पीरियल लूप के थ्रू ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर उसके नीचे से होकर ऊपर की तरफ आ रहा है, और ये हमारी एम्पीरियल लूप है। 3D लूप मैंने जानबूझ के दिया, हालांकि लूप की कोई थिकनेस नहीं होगी, ये थिकनेस वैसे बनाई ताकि 3D लूप मिल सके और थोड़ा सा लगे कि ये इसके अंदर से गुजर रहा है। तो अब इसके एम्पियर्स लॉ के मुताबिक क्या होगा, लेट्स से हम करंट आई पास कर रहे हैं, तो इसकी शेप अब चाहे कुछ भी हो, देख सकते हैं वहाँ पे हमने सर्कुलर के लिए निकाला था, सर्कुलर शेप अज्यूम की थी, लेकिन वहाँ पे सर्किल का कोई भी एलिमेंट एट द एंड इन द एंड रिजल्ट वो मौजूद नहीं है। तो चुनाव अच्छा, इस केस में अब अगर मैं इस पर भी अप्लाई करता हूँ बी आई डॉट डेल्टा एल आई, ये बराबर आएगा म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, वो आई जो कि इसने इनक्लोज कर रखा है। लेट्स सी कि इसने कितना आई इनक्लोज कर रखा है, देखते हैं। देखिए यहाँ से करंट ऊपर की तरफ आया आई, फिर इससे करंट सरफेस से नीचे की तरफ गया तो ये करंट हो जाएगा माइनस आई, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ आया तो करंट हो गया आई। तो टोटल जो करंट इसने इनक्लोज किया वो है म्यू नॉट आई माइनस आई प्लस आई, तो ये एक दूसरे में कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा म्यू नॉट आई। इसी तरीके से अगर ये दोबारा इसी के अंदर दाखिल हो जाता और फिर बरामद होता है तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो सम ऑफ प्रोडक्ट आई है ये जीरो आ चुकी है। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। एप्लीकेशंस ये हैं कि एम्पियर्स लॉ इज ड्यू टू डिटरमाइन बी एट अ पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल करंट एलिमेंट्स। देखिए ना, लाजमी नहीं कि आपके पास हमेशा स्ट्रेट कंडक्टर हो, आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं बड़े आराम से। कंडक्टर इस तरीके से बेंड हो सकता है। जब कंडक्टर बेंड होगा, फ़र्ज़ करें कि हमसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए पूछा जाता है, तो यहाँ से कोई सिर्फ एक लूप पास नहीं कर रही होगी, इसके बेंड की वजह से कुछ और लूप्स भी यहाँ से पास कर रही होंगी। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे फिर मैग्नेटिक फील्ड कैसे मालूम की जाए। या हो सकता है आपके पास जो कंडक्टर है वो ही हम कहें कि एक हेलिकल शेप के अंदर हो, फिर आपसे कहा जाता है कि इस जगह के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो तमाम के लूप्स वहाँ पे पहुँच रही हैं। फिर तो हमारे लिए जो बेसिक ला है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr, उससे कैलकुलेट करना तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तो ऐसी जगहों पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे मल्टीपल करंट एलिमेंट्स हैं, विच इज़ द केस इन सोलोनाइड एंड टॉरॉइड। हम इसे डिस्कस करेंगे, किताब में गिवन है। अब इसी चीज़ को एम्पियर्स लॉ को तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाएगा। अब इसी एम्पियर्स लॉ को अब हम एक और तरीके से भी रिफ्रेश कर सकते हैं। जब भी बेटा आप सम ऑफ प्रोडक्ट करते हैं, फ़र्ज़ करेंगे वाई की सम ऑफ प्रोडक्ट की जाएगी ये डेल्टा एक्स के साथ, और आई इज इक्वल टू 1 to n में लिख देता हूँ, तो आसान तरीके का है कि आप इसे इंटीग्रेशन के थ्रू शो कर सकते हैं वाई डी एक्स, यानी कि आप वाई की इंटीग्रेशन कर रहे हैं किस पर, डी एक्स पर। तो सिमिलरली यहाँ पर द लाइन इंटीग्रल, लाइन क्यों, क्योंकि आप लाइन पर इंटीग्रेट कर रहे हैं। आप अ मैग्नेटिक फील्ड अगर क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज बाय द लूप। ये वही चीज़ लिखी गई। इंटीग्रेशन से मुराद ही है सम ऑफ प्रोडक्ट। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। और इसमें आप क्या करते हैं कि वो जो आपका डिफरेंशियल एलिमेंट है वो बहुत ही छोटा अज्यूम किया जाता है, जैसे वहाँ पे हमने डेल्टा एल बहुत छोटा अज्यूम किया है। तो यहाँ पर आएगा बी डॉट डेल्टा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। ये जो आप यहाँ पे गोल दायरा बना देख रहे हैं, इंटीग्रेशन के लिए साइन यूज़ की जाती है। अगर आप किसी क्लोज सरफेस या किसी क्लोज लूप के ऊपर इंटीग्रेशन मालूम कर रहे हो तो आप ये दायरा सा बनाते हैं, जिससे इंडिकेट होता है कि ये इंटीग्रेशन आप क्लोज सरफेस या क्लोज लूप के ऊपर मालूम कर रहे हैं। तो अब इसका ये फ़ायदा रहेगा। लेकिन जहन में रखिएगा कि एम्पियर्स लॉ एक जनरल लॉ नहीं है, एक स्पेशल है। स्पेशल क्यों, क्योंकि सिर्फ ये उन जगहों पर इस्तेमाल हो सकता है
जहाँ पर आपके से एक पर्टिकुलर सिमेट्री हो, एम्पियर जो लू एम्पियरियन लूप जो आप अज्यूम कर रहे हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड की वहाँ पे सिचुएशन है उसके बीच में एक पर्टिकुलर सिमेट्री होनी चाहिए। जैसे अभी हमने देखी थी कि हर जगह पे जो लेंथ का एलिमेंट है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जीरो का एंगल था, लेकिन अगर ये एंगल डिफरेंट होंगे तब आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसका इस्तेमाल यही है कि मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना, लेकिन जहाँ पे सिमेट्री मिले, सिमेट्री हमें सोलेनोइड और टोरॉइड में मिल जाती है। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे क्लास में तो इंशाल्लाह हम इसे समझ लेंगे। अब एम्पियर्स लॉ सवाल उठता है किस कानून से मिलता जुलता है, तो बिल्कुल एनालॉगस है गासेस लॉ के। गासेस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है और एम्पियर्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे कंडक्टर दिखाया गया, ये इसके इर्द गिर्द एम्पियर लूप है। गासेस लॉ कब यूज़ होता है, जब आपके पास मल्टीपल चार्जेस मौजूद हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो और आपको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है, फिर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप क्या, जैसे यहाँ पे क्लोज लूप ड्रा की गई, यहाँ पे क्लोज सरफेस होती है, 3D है वो 2D है। तो अब ज़रा दोनों को कंपेयर और कंट्रास्ट करते हैं। ये यूज़ किया जाता है, यानी कि इसमें क्या होता है, डिटरमाइन द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ सेगमेंट्स ऑफ अ क्लोज लूप। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिटरमाइन द सम ऑफ डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया सेगमेंट्स ऑफ अ क्लोज सरफेस। ठीक है, क्लोज सरफेस के जो एरिया सेगमेंट्स और इलेक्ट्रिक फील्ड उनकी डॉट प्रोडक्ट करवाई जाती है। यहाँ पे रिजल्ट आता है आपके पास म्यू नॉट टाइम्स करंट इन क्लोज, वहाँ पे आता है आपके पास 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम, वहाँ पे परमिएबिलिटी, यहाँ पे परमिटिविटी, क्यू इनक्लोज, यानी कि जो भी टोटल चार्ज ने इनक्लोज कर रखा है। अच्छा, इस क्वांटिटी का अनफॉर्चुनेटली कोई नाम रखा नहीं गया, इसका नाम रख देना चाहिए था ताकि बताने में आसानी होती है कि व्हाट इज बी डॉट एल, कोई नाम नहीं है इसका, लेकिन इस क्वांटिटी का फॉर्चुनेटली नाम है, इसे हम कहते हैं फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई टू एरिया या मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई टू डॉट टू द एरिया, इसे हम फ्लक्स का नाम देते हैं। तो गासेल लॉ की स्टेटमेंट पर समझना ज़्यादा आसान हो जाती है। तो हम यूँ कहेंगे कि गासेल लॉ ये कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस पे जो टोटल फ्लक्स है, क्योंकि आप इससे फ्लक्स ही तो मालूम कर रहे हैं, टोटल फ्लक्स हमेशा बराबर होगा 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस, जो भी सरफेस है। फिर इसमें आए इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द क्लोज लूप, जैसा कि अभी मैंने बताया कि लूप की शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये भी शेप ऑफ क्लोज सरफेस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, फिर इसके बाद यूज टू डिटरमाइन बी एट अ पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल करंट एलिमेंट्स, यूज टू डिटरमाइन ई एट अ पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस इन अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, only applicable to current distribution in a solenoid and toroid or where there is a symmetry, यानी कि वहीं पे यूज़ हो सकता है, उन करंट डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ हो सकता है जो कि सोलेनॉइड या टोरॉइड की हो, या वहाँ पे जहाँ पर एक सिमेट्री हो, तरतीब हो, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड वो करंट एलिमेंट्स बना रहे हैं उसके लिहाज से आप एक ऐसी एम्पीरियल लूप वहाँ पे ड्रा कर पाएँ कि हर जगह पर एम्पीरियल लूप और मैग्नेटिक फील्ड के जो आप एम्पीरियल लूप के सेगमेंट्स कर रहे हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड अज्यूम कर रहे हैं, हर जगह पर उनके बीच में बनने वाला एंगल सेम रहे, और जीरो रहे तो बहुत बेहतर है, 0 या 90 डिग्री, ताकि कास का फैक्टर वहाँ से एलिमिनेट हो जाए। और यहाँ पर ओनली एप्लीकेबल टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी इसी तरीके से जनरल कानून नहीं है, ये भी स्पेशली सिर्फ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज हो सकता है। इन अ सिमेट्री विद द सरफेस, जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकल हो, जो सरफेस आप अज्यूम करने जा रहे हैं गाशियन सरफेस उससे। तो अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, चार्ज शेल के लिए हो सकता है, चार्ज शीट पे हो सकता है, कंडक्टर है एक सीधा, उस पर चार्जेस मौजूद हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक जनरल अप्रोच नहीं है, ये भी एक जनरल अप्रोच नहीं, क्योंकि स्पेशल केसेस के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, ये भी स्पेशल केस के अंदर इस्तेमाल होगा। आई होप सो एम्पियर्स क्लास समझ में आ गया होगा। वैसे क्लास में लेके चलते हैं तो दो लेक्चर आराम से इसके ऊपर लगते हैं। मैंने यहाँ पे समराइज वे में आपको बताया, बुक में तो ऐसे मौजूद ही नहीं है, सिर्फ इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो चुनाच उन एप्लीकेशंस को समझने के लिए जो चीज़ बताई गई है, आई होप सो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।